नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट थेल्स की यूके और भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से है। थेल्स और भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से अभी रिसेंटली डिफेंस मिनिस्ट्री को अपने लेजर बीम राइडिंग मैनपैड सिस्टम यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को डिलीवर करने की बात सामने आई है। अब इसी सक्सेस के बेस पर थेल्स और भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से एक और नई मिसाइल सिस्टम को भारत को ऑफर किया जा रहा है, जिसका नाम लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल यानी कि LMM होने वाला है, जिसे यूके में मार्लेट के नाम से जाना जाता है। इस मिसाइल का वेट अप्रोक्सीमेटली 13 kg तक होने वाला है, जो कि माक 1.5 की स्पीड में ट्रैवल कर सकता है और इसका अप्रोक्सीमेट रेंज लगभग 6 किलोमीटर के आसपास होने वाला है। इसका डिजाइन खास करके प्रिसिशन स्ट्राइक और लो कोलेटर डैमेज मिशन के लिए किया गया है। इस मिसाइल में लेजर बीम राइडिंग गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है और इसका ट्रिपल इफेक्ट वॉरेड इसे हर तरह के टारगेट के खिलाफ इफेक्टिव बनाने वाला है। इसकी खास बात यह कि LMM को अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म पर आसानी से डिप्लॉय किया जा सकता है, जिससे लैंड बेस्ड व्हीकल, हेलीकॉप्टर्स और नेवल शिप्स के ऊपर भी इसे आसानी से डिप्लॉय किया जा सकता है। मतलब ये एक ट्रूली मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल होने वाला। सबसे बड़ी बात यह कि एक अटैक हेलीकॉप्टर अपने साथ ऐसे 20 मिसाइल को आराम से कैरी कर सकता है, जो हाई इंटेंसिटी ऑपरेशन के लिए काफी बड़ा नंबर होने वाला है। LMM को स्पेशली APC यानी कि आर्मर पर्सनल कैरियर, फर्स्ट अटैक बोट, UAVs और स्वार्म ड्रोन जैसे टारगेट के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए डिप्लॉय किया जा सकता है। ये मिसाइल आज के मॉडर्न बैटलफील्ड के लिए बहुत ही रिलेवेंट होने वाला है, क्योंकि स्वार्म ड्रोन और स्मॉल नेवल क्राफ्ट जैसे थ्रेट अभी कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं। मैरिटाइम क्लटर के बीच भी LMM का लेजर गाइडेंस सिस्टम स्मॉलर फर्स्ट अटैक टारगेट को इजी लॉक करके डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक थेल्स और भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से LMM को HAL के LCH प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर में इंटीग्रेट करने की प्लानिंग किया जा रहा है। प्रचंड, जो कि हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए स्पेशली बनाया गया है। अभी इसके आर्सेनल में हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और मिस्ट्रल 2 जैसे एयर टू एयर मिसाइल मौजूद हैं। लेकिन एक इशू ये है कि मिस्ट्रल 2 के साथ अवेलेबिलिटी के इशू बने रहते हैं। वहीं LMM का 13 kg का कॉम्पैक्ट डिजाइन और 20 मिसाइल कैरी करने की कैपेसिटी प्रचंड हेलीकॉप्टर की स्ट्राइक कैपेबिलिटी को कई गुना तक बूस्ट करने वाला है, जिससे ड्रोन्स, UAVs और लाइट ग्राउंड टारगेट को भी कवर किया जा सकेगा। अगला अपडेट इंडियन नेवी के कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेवी की तरफ से अभी 12 से 18 नेवल LCA तेजस ट्रेनर वेरिएंट को खरीदने का प्लान किया गया था, जिनको एक लीड इन फाइटर ट्रेनर के तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला था। लेकिन अभी ये प्रपोजल लगभग स्टॉल होने की उम्मीद किया जा रहा है, क्योंकि नेवी के टॉप लीडरशिप की तरफ से अभी भी सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट को हाई रिस्क मिशन में यानी कि खास करके ओशनिक एनवायरनमेंट के अंदर डिप्लॉय करने के लिए हेजिटेशन दिखाया जा रहा है। नेवी का मानना है कि अगर सी ऑपरेशन के दौरान इंजन फेल हो जाता है तो पायलट के सर्वाइवल के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। इसके अलावा मरीन एनवायरनमेंट के अंदर इंजन के वेयर एंड टियर बहुत ही ज्यादा होता है और इस वजह से इंजन के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है और इसी वजह से नेवल ऑपरेशन में सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करने के लिए नेवी अभी भी हेजिटेट कर रही है। इंडियन नेवी का पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी मेनली 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है। पहले स्टेज में और दूसरे स्टेज में पायलट्स को प्लेटस PC-7 ट्रेनर में बेसिक और इंटरमीडिएट ट्रेनिंग को प्रोवाइड किया जाता है। थर्ड स्टेज में नेवल पायलट्स को BI Hawk 132 एडवांस जेट ट्रेनर पर एडवांस जेट हैंडलिंग और टैक्टिक्स को सिखाया जाता है और शोर बेस्ड ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अंत में कैरियर क्वालिफिकेशन के लिए पायलट्स को MiG-29 की ट्रेनर वेरिएंट में डेक लैंडिंग, स्की जंप, टेक ऑफ और नाइट ऑपरेशन के बारे में ट्रेनिंग दिया जाता है। लेकिन बीच में नेवी की तरफ से अपनी कैरियर बेस्ड ट्रेनिंग ऑपरेशन के लिए LCA नेवी को अपने सर्विस में शामिल करने का प्लान किया गया था और 12 से 18 ट्रेनर को यानी कि लगभग एक स्क्वाड्रन ट्रेनर वेरिएंट को एक्वायर करने का प्लान किया गया था। लेकिन सोर्सेज के मुताबिक 2022 के बाद ये प्रपोजल पेंडिंग पड़ा हुआ है। नेवी का कहना है कि मरीन एनवायरनमेंट अनप्रेडिक्टेबल होता है और मॉनसून विंड, रफ सी और टर्बुलेंस पायलट के लिए पहले से ही काफी रिस्की होता है। अगर ऐसे में सिंगल इंजन नेवल तेजस ट्रेनर का एक इंजन फेल हो जाता है तो पायलट के पास सर्वाइवल का कोई भी ऑप्शन नहीं बचने वाला है, जिस वजह से अभी नेवी के अंदर तेजस की नेवल वेरिएंट को इंडक्ट करने से मना किया जा रहा है। अगला अपडेट जोरावर लाइट टैंक की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जोरावर लाइट टैंक को अभी
टॉनबो इमेजिंग के सी थ्रू आर्मर सिस्टम के साथ देखा गया है। ये कटिंग एज 360 डिग्री सिचुएशनल अवेयरनेस टेक्नोलॉजी है जो कि क्रू को अपने आर्मर के अंदर रहकर ही पूरा बैटलफील्ड का व्यू ट्रांसपेरेंट तरीके से दिखा सकता है। इसे टैंक के क्रू फिजिकल व्यू पोर्ट्स के बिना ही अपने आसपास को मॉनिटर कर सकते हैं, जिससे वल्नरेबिलिटी कम होने के साथ साथ हंटर किल ऑपरेशन बहुत ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है। जोरावर लाइट टैंक की बात करें तो ये एक 25 टन क्लास का एम्फीबियस टैंक होने वाला है जो डीआरडीओ और एलएनडी की तरफ से जॉइंटली डेवलप किया जा रहा है, जिसका डेवलपमेंट माउंटेन वॉरफेयर को ध्यान में रखकर किया गया। हैवी टैंक जैसे कि T-90 टैंक हो जाए, अर्जुन टैंक हो जाए या T-72 टैंक हो जाए जो 45 से लेके 55 और 60 टन क्लास के होते हैं, इनको हाई एल्टीट्यूड रीजन में या जैसे कि लद्दाख में डिप्लॉय करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसी गैप को फील करने के लिए जोरावर टैंक को डेवलप किया गया था। ये 19th सेंचुरी के डोगरा रेजिमेंट के जोरावर सिंह गुलारिया के नाम पर रखा गया, जो लद्दाख और तिब्बत में अपने कैंपेन के लिए जाने जाते थे। जोरावर टैंक के दूसरे प्रोटोटाइप को जून 2025 में एलएनटी की हजरा फैसिलिटी में अनवील किया गया था, जिसमें टॉनबो इमेजिंग की सी थ्रू आर्मर सिस्टम को ऐड किया गया। टॉनबो इमेजिंग एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है जो कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सिस्टम, एआई ड्रिवन ऑप्टिक्स, नाइट विजन सिस्टम और थर्मल सिस्टम को डेवलप करने के लिए जाना जाता है। इंडियन आर्मी की तरफ से पहले से ही 354 जोरावर टैंक यूनिट को खरीदने के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को इशू कर चुका है, जिसमें पहले ऑर्डर में 59 टैंक को खरीदा जाने वाला है। इस टैंक की ट्रायल अगस्त 2025 में ही कंप्लीट हो चुके हैं और अभी लद्दाख में विंटर कंडीशन में इसकी ट्रायल को स्टार्ट किया जाने वाला है। डीआरडीओ की चीफ समीर वी कामत की तरफ से बात कंफर्म किया गया कि जोरावर टैंक को अभी 2027 तक प्रोडक्शन के लिए तैयार किया जाने वाला है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी रशिया की तरफ से ऑफिशियली भारत को अपना यूईसी सैटर्न M90FR मरीन गैस टरबाइन इंजन को सप्लाई करने का ऑफर दिया गया है। ये प्रपोजल डायरेक्टली यूक्रेनियन इंजन को रिप्लेस करने के लिए दिया जा रहा है, जो अब तक इंडियन नेवी के रशियन ऑरिजिन वॉरशिप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इंडियन नेवी की तलवार क्लास के फ्रिगेट्स और दिल्ली क्लास की डिस्ट्रॉयर में अभी तक यूक्रेन की DT-59 और M36E गैस टरबाइन इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। ये इंजन यूक्रेन की जोरिया मैस्प्रोकेट की तरफ से सप्लाई किए गए थे, लेकिन रशिया और यूक्रेन के लड़ाई के बाद इस इंजन का सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो चुका है, जिसका इफेक्ट हमें आनस तुसील के इंडक्शन के वक्त भी देखने को मिला था, जब इंजन को भारत को सेपरेटली यूक्रेन से खरीदना पड़ा था और उसके बाद इसको रशिया को डिलीवर करना पड़ा था। अब गोवा सीपैड में जो 2 तलवार क्लास की फ्रिगेट अभी बनाए जाने वाले हैं, उनके लिए भी रिलायबल प्रोपल्शन सिस्टम की जरूरत पड़ने वाली, जिसके लिए भारत के पास अभी के लिए कोई इंजन ऑप्शन मौजूद नहीं है। इनिशियली इसमें यूक्रेन की जोरिया मैस्प्रोकेट की सेम इंजन का इस्तेमाल किया जाने वाला था, लेकिन अभी सप्लाई चेन इशू होने की वजह से भारत को इंजन इशू का सामना करना पड़ रहा है। इसी वजह से अभी रशिया की तरफ से अपनी M90FR मरीन गैस टरबाइन इंजन को भारत को ऑफर किया जा रहा है। ये इंजन रशिया की यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन और NPO सैटर्न की तरफ से डेवलप किया गया है, जिसका पावर आउटपुट लगभग 20 से 28 मेगावाट तक होने वाली है और ये यूक्रेनियन मॉडल के मुकाबले 36% तक बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी को प्रोवाइड करने वाला है और पहले से ही इस इंजन को रशिया की तरफ से अपने प्रोजेक्ट 22350 फ्रिगेट में सक्सेसफुली डिप्लॉय किया जा चुका है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि रशिया सिर्फ वहां पर इस इंजन को भारत को सप्लाई करने का प्रपोजल नहीं दे रहा है, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल मैन्युफैक्चरिंग का भी ऑफर दे रहा है। मतलब अगर इसमें भारत एग्री करता है तो HAL और GTRA के फैसिलिटी में इंजन की मैन्युफैक्चरिंग करना पॉसिबल हो सकता है। ये डायरेक्टली आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया विजन को सपोर्ट करने वाला है, साथ ही कॉस्ट और सप्लाई रिस्क को भी काफी हद तक कम करने वाला है। अगला अपडेट जर्मनी और भारत के बीच होने वाली नेवल डिफेंस पार्टनरशिप की तरफ से। जर्मनी की डिफेंस जायंट थैसन ग्रुप मरीन सिस्टम की तरफ से अभी भारत की VM टेक्नोलॉजी के साथ एक MOU को साइन किया गया, जिसका मेन फोकस सबमरीन वेपन्स को डेवलप करने पर होने वाला। TKMS के CEO ओलिवर वुरकट की तरफ से कहा गया कि ये MOU एक क्लियर मैसेज देता है कि TKMS इंडियन नेवी के लिए एक रिलायबल पार्टनर बनने के लिए तैयार है और उनकी कंपनी अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज को इस्तेमाल करके भारत के लोकल डिफेंस इंडस्ट्रीज को लॉन्ग टर्म बेसिस पर स्ट्रेंथन करने में मदद करना चाहता है। इसके पैरेलल में TKMS की तरफ से एक और इंडियन कंपनी CFA फ्लूइड कंट्रोल लिमिटेड के साथ भी टाई अप किया गया है। ये कंपनी नेवी के लिए मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सिस्टम को बनाती आ रही थी और अभी ये दोनों मिलकर एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम को डेवलप और मैन्युफैक्चर करने के बारे में प्लान कर रहे हैं, जो सरफेस शिप्स और स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो सकता है। ये पार्टनरशिप सिर्फ एक छोटी सी कोलैबोरेशन तक लिमिटेड नहीं रहने वाला, क्योंकि TKMS की तरफ से क्लियर सिग्नल दिया जा रहा है कि वो भी भारत की प्रोजेक्ट 75 सबमरीन प्रोग्राम में भी इन्वॉल्व होने का प्लान कर रहे हैं। साथ ही DRDO के साथ कोलैबोरेशन और भारत में न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटी को एस्टेब्लिश करने का विचार कर रहे हैं और इन फैसिलिटी का इस्तेमाल सिर्फ भारत तक ही लिमिटेड नहीं रहने वाला है, बल्कि इंटरनेशनल एक्सपोर्ट मार्केट के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।